जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और आज के क्लास में हम 3 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुए मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर पेपर आने वाले जो एनटीपीसी 2025 में होने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा, जो भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट या जो भी ट्रिक्स मैं दूंगा उसको आप नोट करते जाइएगा। नहीं आएगा तो ठीक है ना, आएगा तो कोई ज़रूरत है नहीं। अब देखिए अक्सर हमसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, भैया एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम के लिए मैथ के लिए क्या करें, रीजनिंग के लिए क्या करें। मेरे दोस्त मैं हमेशा बताता हूँ इन दोनों को आप कंप्लीट करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर बना लीजिए। यदि आप एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हैं या उसको देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, काफ़ी है। आप देखें बहुत दिन से हम बता रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के हर एक शिफ्ट में मेरे दोस्त सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ नाम और डिजिट चेंज करके दे दिया जा रहा। ये टाइम एंड वर्क का मेरे भाई एकदम दिमाग पक गया बताते बताते। हर एक शिफ्ट में आप देख लीजिएगा जाकर, यदि आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर कर लो मेरे भाई। तो देखिए फिर से वही कहानी बोल रहा, राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम उसी कार्य को अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछ रहा राम को अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बस खत्म कहानी। तो देखिए दो व्यक्ति है, राम और श्याम जो है ये एक साथ मिलकर काम करता है तो काम कितना दिन में पूरा होता है, 6 दिन में पूरा होता है। उसके बाद अकेला जो है श्याम उस काम को पूरा करता है तो कितना दिन लगता है काम पूरा होने में, 8 दिन लगता है। अब देखिए अब हम ये दोनों समय दिया हुआ इन दोनों समय का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम निकालेंगे हम वो एलसीएम टोटल वर्क होगा, यानी कुल काम उसको हम मान लेंगे। तो देखिए 6 और 8 का एलसीएम निकालिएगा मेरे दोस्त, ये 24 आ जाएगा और ये 24 क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। ठीक है ना, कुल काम या टोटल वर्क इसको बोलते हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देखना, टाइम को हम इफिशियंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मेरे दोस्त तो टोटल वर्क होता है। ठीक है ना, टोटल वर्क होता है, बस इसी पर एक आधारित है ये टॉपिक, बाकी कुछ दम नहीं है। अब देखो राम प्लस श्याम के टाइम जो है ये 6 है मेरे भाई। राम प्लस श्याम का टाइम 6 है और इफिशियंसी नहीं पता तो इफिशियंसी रहने दिए, टाइम की जगह 6 कर दिए, इफिशियंसी की जगह ई लिख दिए, बराबर टोटल वर्क कितना हम माने थे, तो इन दोनों के समय का एलसीएम यानी 24 माने थे तो 24। अब देखो राम प्लस श्याम का जो इफिशियंसी आया, यही इफिशियंसी है ना किसका, राम प्लस श्याम का। राम प्लस श्याम का इफिशियंसी 4 आ गया तो यहाँ पर इफिशियंसी क्या होगा, 4। देखो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 4 राम और श्याम का इफिशियंसी, लेकिन बच्चे की तरह हम यहाँ समझा कर लिखें, देखो बाबू टाइम और इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ निकालिए। उसी तरीके से श्याम के अकेला जो है इफिशियंसी कितना आ जाएगा, फिर वही कहानी 3 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 24 को 8 से। ठीक है ना, अब देखो मेरे दोस्त राम प्लस श्याम का इफिशियंसी 4 है और श्याम का अकेला 3 है तो राम का कितना इफिशियंसी होगा, तो राम का 1 इफिशियंसी होगा ना। राम प्लस श्याम का इफिशियंसी 4 है और अकेला श्याम का इफिशियंसी 3 है तो बचेगा राम का इफिशियंसी कितना होगा, 1। तो राम का इफिशियंसी 1 होगा मेरे दोस्त। और टोटल काम कितना करना है राम को, तो 24 काम पूरा करना है और कितना की इफिशियंसी से, 1 की इफिशियंसी से, तो कितना हो जाएगा आपका 24 दिन लग जाएगा। समझ में आया, और यही बस हो गया, इसका आंसर यही हो जाएगा 24 दिन, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो असल में ये चीज़ अप्लाई यहाँ पर की है, ठीक है ना, यही फार्मूला के थ्रू ये आंसर आया। अब देखो यहाँ पर राम का क्या था, टाइम था दिया हुआ, राम का टाइम और राम का इफिशियंसी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल वर्क होगा, होगा ना, टोटल वर्क समझा देते हैं। देखो अब राम का टाइम कितना दिया हुआ नहीं है तो राम का टाइम ही तो पूछ रहा, इनटू राम का इफिशियंसी कितना है, राम का इफिशियंसी 1 हो जाएगा, 1 बराबर टोटल वर्क कितना करना है, 24 काम करना है ना। तो अब देखो यही राम का टाइम क्या आएगा, राम का टाइम बराबर 24/1 आ जाएगा ना, बराबर कितना आएगा, 24 दिन आ जाएगा ना, यही आंसर हो जाएगा। बस सीधी सी कहानी, एक फार्मूला ये याद रखो, खत्म, खल्लास है ये टॉपिक। ठीक, समझ आया मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताना भैया नहीं समझ में आया पहला क्वेश्चन, और किस पॉइंट पे नहीं समझ आया वो भी बताना। ठीक है ना, देखिए एक और बहुत ही मज़ेदार सवाल है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का।
और इसमें जानते हो स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन बहुत ही सिंपल है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको आप रट लेना, ठीक है ना। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है ना। बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका बता रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक ना। और ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं बहुत बार अपने यूट्यूब चैनल में, स्टार्टिंग में हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताए हैं। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज दर दी गई एक राशि 5 वर्षों में क्या हो जाता है, स्वयं की दुगनी हो जाती है। मान लो राशि जो है पहला 1 रुपया है, ठीक है ना, और 1 से जो है ये दुगना हो गया है मेरे दोस्त, दुगना हो गया यानी 2 रुपया हो गया है, 2 रुपया हो गया। कितना वर्ष लगा 1 से 2 होने में, यानी दुगना होने में, तो बोलिएगा 5 वर्ष लगा है, तो 5 वर्ष लगा है, ठीक है ना। अब जो है मेरे दोस्त क्या होगा, आगे के फिर जो है 5 साल में, फिर आगे के 5 साल में जो है ना, ये राशि जो दिया हुआ है ना, 2 हुआ ना, फिर इसका ये दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। ये नियम है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि होगा ही, और ये लॉजिकल हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका फिर दुगना हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे के 5 वर्ष में, फिर आगे के 5 वर्ष में मेरे दोस्त ये जो 4 राशि है फिर स्वयं का दुगना हो जाएगा। तो फिर स्वयं का दुगना करोगे तो 4 दुगना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर जो है मेरे दोस्त स्वयं का ये फिर से दुगना हो जाएगा, कितना वर्ष लगेगा, तो 5 वर्ष में फिर स्वयं का दुगना हो जाएगा, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आपसे पूछा क्या है कि कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो देखो 1 से 16 गुना होने में मेरे दोस्त, 1 से 16 गुना होने में कितना समय लगा, तो बोलिएगा भैया 5 वर्ष यहाँ लगा, 5 वर्ष यहाँ लगा, 5 वर्ष यहाँ लगा, 5 वर्ष यहाँ लगा, ये टोटल 5 का 20 वर्ष लगा है ना, 5 5 5 5 5 4 बार 20 वर्ष लगा। तो सीधी सी बात हो जाएगा आपका 20 वर्ष लग जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे दोस्त याद कर लेना ऐसा, और सिंपल इंटरेस्ट का भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, लेकिन वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा आपको चाहिए तो फिर आप यूट्यूब पर विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज मारिएगा सर्च, तो बहुत ही सिंपल और ट्रिकी वे बताएं आपको, ठीक ना। तो इसको रट लेना, याद रख लेना, लिख लेना। अब मान लिया जब बोलता 32 गुना हो जाता, तो फिर आगे के 5 वर्ष करते, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलते भैया दोगुना हो रहा है, बोलता कितने वर्ष में ये 6 गुना हो जाता, उसका भी इलाज करेंगे, वैसा क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है ना। और नहीं तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में हम डिटेल में बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ये परसेंटेज का है, लेकिन देखिए हम इसको एवरेज के माध्यम से भी निकालेंगे और एलिगेशन के माध्यम से भी। देखिए बोल रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। तो पूछ रहा कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है, यानी बढ़ने के बाद महिला की संख्या कितनी है वो बताना। देखो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को यदि आप x और 10,000 माइनस x मानकर बनाओगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, और हम कंपटीशन की दुनिया में चाहते हैं कि समय जितना से जितना हो सके कम लगे, कम समय में बने क्वेश्चन, तो वही अप्रोच हम अपनाएंगे। अब देखो हम एलिगेशन में असल में लिखते क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना एलिगेशन में। अब जो बीच में लिखाता है वो इन दोनों के बीच का लिखाता है नंबर, लिखाता है ना, और ऑल ओवर लिखाता है यहाँ पर दोनों का, मतलब जो भी हो रहा वो। अब देखो जनसंख्या जो पहले 10,000 था, अब 10,000 बढ़ के 10,800 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा है टोटल ऑल ओवर, जिसमें पुरुष महिला भी बढ़ा है, और पुरुष की भी आबादी बढ़ा है और महिला की भी आबादी, तो बढ़कर 10,800 हो गया। तो कितना बढ़ा है, तो 800 बढ़ा है, कितने में, तो 10,000 में हम निकालेंगे, 10,000 इंटू 100 हो जाएगा ना। अब देखो 2 शून्य 2 शून्य खत्म, फिर 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 8% बढ़ा है मेरे दोस्त, ठीक है ना। ऑल ओवर क्या हुआ, इसमें मेल और फीमेल दोनों है, 8% बढ़ा, तो देखो हम इसमें 8% मान लेंगे, 8% बढ़ा है, ठीक है ना। अब जो है परसेंटेज नहीं भी मानिएगा तो चलेगा। अब देखो यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है, मेल कितना बढ़ता है, पुरुष जनसंख्या 5%, तो 5 लिख देते हैं। उसके बाद महिला कितना बढ़ता है, 10%, तो 10 लिख दिए, प्रतिशत नहीं भी लिखिएगा चलेगा। अब देखो ये 8 जो है 5 और 10 के बीच है ना,
होता है ना, सब ऐसा ही होता है कि जो बीच वाला नंबर होता है एक से बड़ा दूसरा से छोटा होता है ना, इन दोनों में बीच का नंबर कोई होता है। चलो अब देखो हम इसको डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा और इसका डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा, समझ में आया। अब देखो मेरे दोस्त ये क्या है ना, 2:3 आ गया, और 2 किसका होगा, मेल का होगा, और 3 जो है वो फीमेल का होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 बराबर आपका हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ना, 5 बराबर आपका 10,000 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिए 1 बराबर 2,000 होगा। तो पूछ रहा है कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है, तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 3 का वैल्यू पूछ रहा है मेरे दोस्त, 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 6,000 आ जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या इतना आ गया, तो 6,000, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब देखो ये तरीका बहुत ही सिंपल था। अब एक और तरीका बता रहे हैं, उस तरीका को आप फॉलो करना, ठीक है ना। देखो एवरेज के माध्यम से हम बताते हैं। एवरेज में क्या होता है ना, 3 चीज़ मान लिया जो 2 चीज़ बढ़ता है उसके 2 चीज़ बढ़ता है, जिससे उसके बाद फिर तीसरा ऑल ओवर बढ़ता है, इसी तरीके से, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, अब मान लो देखो मेल यहाँ पर है, यहाँ पर फीमेल लिख देंगे नीचे, यहाँ पर क्या होगा, मेल प्लस फीमेल होगा, समझ में आया। अब देखो मेल की आबादी कितना परसेंट बढ़ रहा, तो 5% बढ़ रहा, परसेंट नहीं भी लिखेंगे चलेगा। और फीमेल की आबादी कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्त, 10% बढ़ रहा, तो 10 लिख देंगे। अब देखो मेल और फीमेल दोनों की आबादी कितना परसेंट बढ़ रहा, तो 8% बढ़ रहा है 8%, तो लिख देंगे हम 8, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे दोस्त मेरे, देखो इन दोनों के डिफरेंस लेके मैं इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस इसमें इग्नोर करना, ठीक है ना। कौन बड़ा से घटाएं या छोटा से घटाएं, बस घटा देना। तो कितना हो जाएगा, ये 3 और m से मल्टीप्लाई कर दोगे मेन से, तो 3 मेन बराबर अब कर दोगे, फिर इसका इसके साथ डिफरेंस लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 में 2 फीमेल हो जाएगा। तो अब दोनों क्या करना है मेरे दोस्त, इन दोनों को बराबर कर देना, ठीक है ना। तो 3 मेल बराबर 2 फीमेल। अब देखो मेल बटे फीमेल निकालोगे तो कितना आएगा, 2/3, यानी मेल और फीमेल का अनुपात 2:3 आ रहा है यहाँ से भी। अब देखो यहाँ पर पूछ क्या रहा, कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या, तो महिलाओं की वर्तमान संख्या यानी फीमेल का पूछ रहा है, यानी 3 का मल्टीपल पूछ रहा होगा मेरे दोस्त। देखो कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन पहले बता देंगे। देखो यहाँ फीमेल पूछ रहा है, नहीं फाइनली जो भी रिजल्टेंट होगा महिला का संख्या होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। क्या 7,000 जो है 3 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या 8,000 है, नहीं है। 5,000 है, नहीं। 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 6,000। उसी तरीके से आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो महिलाओं की संख्या पूछा है ना, तो महिलाओं की संख्या 3 के मल्टीपल में, 3 के रेशियो में, तो 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, ठीक ना। ये तो हम आपको बता देंगे ताकि हो सकता है 3 का ऑप्शन और मिल जाए, तो वहाँ पर तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो देख लीजिएगा छाट के एक ही मल्टीपल मिलता है इसका, तो वो आंसर कर दीजिएगा, ठीक। समझ में आया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना। देखिए एक और सवाल है, और ये परसेंटेज का है। बोल रहा है यदि जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 5% है और वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, तो बोल रहा 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी जनसंख्या, ये बताना है आपको। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लाएंगे, देखना ध्यान से। अभी वर्तमान में जनसंख्या कितना है मेरे दोस्त, तो बोलिएगा 16,000 है भैया, 16,000 लिख दिए। उसके बाद फिर वार्षिक वृद्धि कितना है, 5%, यानी हर वर्ष में 5% वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। तो हर वर्ष में 5% वृद्धि हो जाता है, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखो ये मान लिया जाए आज इस साल की जनसंख्या है, ठीक है ना। तो पहला वर्ष में 5% की वृद्धि होगा, तो क्या करिएगा, सीधा 105/100 लिख दीजिएगा ना। जितना वृद्धि होता है घटता है उतना 100 प्लस माइनस कर देते हैं, बटे 100 से डिवाइड कर देते हैं। यदि 5% घटता तो 95/100 करते हैं, यदि 5% बढ़ रहा तो 105/100 करेंगे, है कि ना। तो 105/100 करेंगे। 105/100 का मतलब यहाँ ध्यान रख लेना, कभी भी इतना लिखना मत, मने मन काट लेना, ठीक है ना। मने मन काट लेना, तो 21/5 105, 20/5 100, ठीक है ना। तो 21/20 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, 21/20, ठीक ना। अब फिर ये पहला साल हुआ, फिर जो भी आबादी हुआ होगा, फिर इसमें से 5% वृद्धि होगा, तो फिर से 21/5 21/20 हो जाएगा।
फिर दूसरा साल हो गया, फिर तीसरा साल 21/20 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बोल रहा है ये आबादी टोटल कितना हो जाएगा ये आपको बताना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करने लगेंगे, यहाँ कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। मेरे भाई ऐसा मत करना। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी होंगे यहाँ पर 21 का मल्टीपल खोजने लगेंगे। 21 का मल्टीपल भी मत खोजना। देखो 21 का मल्टीपल खोजने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, 21 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। बेहतर है इसको 21 को 7 और 3 हो सकता है तोड़ सकते हैं ना, तो 7 और 3 के हम मल्टीपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3 का, बेहतर है हमको पता करने का 3 का मल्टीपल कैसे करते हैं। तो जितना अंक है जोड़ते हैं, उसके सम जो है 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तो उस संख्या हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 9 2 11, 4 13, 4 17, 8 25। ये तो खत्म हो गया, 3 का मल्टीपल है ही नहीं। देखो 2 9 11, 4 15, 4 19 19। देखो 2 9 11, 4 15, 4 19 19, 8 27। नहीं भाई ये हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। ऑप्शन ये देखो 4 3 12, ये तो 3 4 2 10, ये नहीं होगा। देखो 4 8 4 3 12, ये 3 का मल्टीपल तो हो रहा है, लेकिन 2 और 8 10 अभी भी है ना, तो 10 तो 3 का मल्टीपल है नहीं। नहीं तो इसे जोड़ो ना, 2 4 6 4 10 4 14 8 22, 22 तो है नहीं। अगला देखो मेरे दोस्त 8 1 9, ये 3 का मल्टीपल है। 5 4 9, ये भी है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है ए और सी। उस तरीके से देखो 4 4 8 2 10 8 18, ये भी हो सकता है, मतलब नहीं छटा। अब 7 का देख लेना, 7 का देख लेना मेरे दोस्त। यहाँ पर आपका 7 का देख लेना तो कितना आ जाएगा। देखो 7 चौक 28, 7 दूना 14, ये नहीं कट रहा 7 से, है ना। ये देख लें 7 दूना 14, 7 छक 42, 3 7 चौक 28 4, ये हो रहा 7 से कट रहा। ये देखते हैं 7 दूना 14, 7 नंबर 63, 1 7 दूना 14, ये भी नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 7 से ये कट रहा। देखो 3 का देखें मल्टीपल चेक करके तो 3 ऑप्शन आ रहा, तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे 7 का भी देख लेंगे, तो 7 का एक ही ऑप्शन आ रहा, ऑप्शन सी, ठीक ना। ये अप्रोच लगाना। देखिए एक और सवाल है, और ट्रेन पर आधारित ये प्रश्न है। बोल रहा है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 180 मीटर लंबे एक पुल है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ही सिंपल है, तो समय पूछ रहा है ना कितना समय लगेगा, तो समय बराबर सीधा लिख दो फार्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है ना, दूरी बटे चाल होता है। बस समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो समय बराबर दूरी क्या लें हम, दूरी के नाम पर हम यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, सबसे बड़ी ये है। तो दूरी के नाम पर ध्यान रख लेना, उस रेलगाड़ी की लंबाई लेना, और जो चीज़ को पार कर रही है रेलगाड़ी, जैसे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई लेंगे, और रेल की, वो ट्रेन की जो है लंबाई वो लेंगे डिस्टेंस के रूप में, दोनों को जोड़ के। या फिर कोई आपका पुल को पार कर रही है, कोई फिर दूसरे रेलगाड़ी को पार कर रही है, फिर कोई कुछ और है ऐसा कि उतना लंबाई का पार कर रहा, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन को। तो डिस्टेंस के रूप में हम क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, जिस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म कितना मीटर लंबा है 180 मीटर, तो 180 मीटर भी लेंगे बटे। अब चाल क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार ध्यान रख लेना, ये मीटर में है, यहाँ भी मीटर में, चलो ठीक है लिख दिए, लेकिन नीचे जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमको क्या करना है मीटर सॉरी सेकेंड में आंसर लाना। तो यहाँ तो किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे दोस्त, तो हमको पहला नंबर तो यहाँ मीटर में भी लाना पड़ेगा और सेकेंड में भी लाना पड़ेगा, यानी मीटर प्रति सेकेंड में हमको लाना पड़ेगा इस चीज़ को, किलोमीटर प्रति घंटा को। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है आपका 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, सॉरी 5/18 से करेंगे, ठीक है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रख लेना, मैं लिख देता हूँ आप भी लिख लेना। देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करना है आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। और मीटर प्रति सेकंड को यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करना 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ काटोगे 18×5 90 आ रहा, तो ये कितना आ जाएगा 290 आ रहा। जोड़ोगे 110 + 180 तो 290 बटे ये क्या आ जाएगा 5×5 = 25 आ रहा, 5×5 आ रहा, तो और डिवाइड मारो, 5 5 25 5 8 40, ये 58 बटे कितना आ रहा 5 आ रहा, 58/5 डिवाइड करोगे 11.6 आ रहा, ठीक है ना।
11 पचे 55, हाँ 3 आ रहा, हाँ चलो 11.6 क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन है कोई ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना, इस क्वेश्चन में ये 2 चीज़ सीखने को मिला, आपको लिख लेना, ठीक है ना। अब भूलिएगा, हमको पता है कन्फ्यूजन में रहिएगा तो चिपका दीजिएगा एक बार, ठीक। देखिए एक और सवाल है, और ये रिमाइंडर थ्योरम का है, बहुत पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल। देखो 2 पे पावर 20 को बोल रहा 3 से विभाजित किए जाने पर शेषफल कितना होगा, ये बताना आपको। तो सिंपल है, या तो ऐसे भी रहेगा या फिर 2 पे पावर 30 डिवाइड बाय इस तरह से भी रहेगा, बोलेगा शेषफल क्या होगा। तो अब करना क्या है, देखो 2 पे पावर 20 है, अब 3 से डिवाइड करो। अब जो है मेरे दोस्त पावर, इसको भूल जाना कि 20 भी है कोई पावर, तो सीधा पावर नहीं है, भूल जाना। तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही बचेगा। तो 2/3 को डिवाइड करो, तो 2/3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -1 से कटेगा, -1 से कटेगा, -1 पे पावर तुम कितना छोड़े हो भाई, 20 छोड़े हो ना, तो पावर 20 रहने दो, ठीक है ना। अभी 3 इसको रहने दो, नीचे 3, ठीक हो गया। अब देखो -1 पे पावर 20 है, यानी -1 पे पावर इवेन नंबर है, सम संख्या, तो कितना आएगा, +1 देगा, प्लस ही देगा ना, तो +1 देगा, +1 देगा। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या, यानी 1/3 डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब एक ही बच रहा है ना। तो एक ही बच रहा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस यही आपसे पूछ रहा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब ध्यान रखना, जब भी देगा ना मेरे दोस्त, ये बेस वाला और ये जो हर वाला होगा ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक ही ज़्यादातर देता है, ठीक है ना। जैसे देखते होंगे 66 पे पावर 67 भागा जो है 67 बोलता है, ये एकदम रट लो क्वेश्चन, जानते हो, ये हर जगह पूछता है, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यही क्वेश्चन देता है, एकदम यही हो बहुत दे देता है। अब बोलता है बताओ इसमें रिमाइंडर क्या होगा, तो देखते हैं रिमाइंडर। अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बताएं, 66 पावर 67 है ना, बटे 67 है, भागा का मतलब यही है। अब भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, 67 है, 66 ही रहने तो बटे 67 करो। समझ में आया। अब देखो 66 को 67 से भाग दोगे तो कितना बार में कटेगा, -1 बार में, तो लिख देते हैं -1। अब -1 पे पावर कितना छोड़े हो, 67 छोड़े हो, बटे कितना आ जाएगा, ये 67 है तो 67 नीचे। अब -1 पे पावर देखो ओड है, 67 है, कितना ओड संख्या है, विषम संख्या है, तो -1 पर पावर विषम करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, -1/67। अब बोलोगे भैया हम -1 आ गया, क्या करें। तो देखो -1 तो भाग लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा ना, तो इसका मतलब जो है इसमें जोड़ दोगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान रख लेना। तो आपका है 66 आ जाएगा, इसका शेषफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, यही क्वेश्चन ऐसा ही देता है, ठीक ना, ध्यान रखना। मेरे दोस्त देखिए एक और सवाल है, और इस तरीके का सवाल जब भी स्टूडेंट के सामने यदि अचानक आ जाता है ना, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, उसको छोड़ देते, नहीं तो गलती कर बैठते। मेरे दोस्त ऐसा कभी मत करना, कभी भी किसी भी टॉपिक का या किसी भी क्वेश्चन को बनाओगे ना, यदि समझ नहीं आएगा, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस जीके जीएस का हो, तो कोशिश करना पहले उस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़े, बारीकी से उसके लैंग्वेज को पढ़ो, उसके भाषा को समझो, और जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ मेरे भाई, लेकिन ईमानदारी पूर्वक करना, देखना क्वेश्चन बन जाएगा, 100% बनेगा, ठीक है ना। पढ़ने का ही तो दिक्कत है, बढ़िया से पढ़ते नहीं, कंसंट्रेट होकर तो नहीं बनता है। देखो बोल रहा निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ अनुपात है। तो मान लेते हैं किसी भिन्न का, किस भिन्न का बोल रहा, तो हमको नहीं पता, मान लेंगे कि x/y भिन्न है, इस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है। अनुपात का मतलब बटे होता है कि नहीं। तो किस भिन्न का नहीं पता, हम x/y भिन्न मान लेंगे, तो x/y भिन्न का जो है 1/27 के साथ अनुपात, तो अनुपात का मतलब ये बटे होता है, तो 1/27 के साथ जो अनुपात है ये भिन्न का, इसके साथ वही अनुपात, वही मतलब बराबर किसके साथ है, 3/11 का किसके साथ अनुपात है, तो आपका 5/9 के साथ, बस। और ध्यान रखिए ये लाइन बीच वाला बड़ा होना चाहिए, तो सहूलियत होगा, इसे गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा। अब हमको पूछ रहा है भिन्न, यानी x/y का मान ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो x/y का मान, तो देखो x/y करेंगे ना। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x/y गुने 5/9 होगा ना, 5/9 ऐसे कर सकते हैं ना, बराबर।
अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3/11 गुने 1/27 आएगा। समझ में आया? अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, 9 3 27 कट जाएगा, 3 3 कटेगा ना। अब देखो ये भी 3 3 खत्म हो रहा, तो x/y आ रहा, और ये देखो बराबर करेंगे, ये 5 ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा ना, नीचे। तो एक ऊपर में कुछ नहीं बचा, एक बचा है, नीचे में कितना 11, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1/55। यानी एक x/y जो भिन्न माने थे, किस भिन्न का, वो x/y भिन्न माने थे, इसका अनुपात 1/55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त? देखिए इसी क्वेश्चन की वजह से आज जो है मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आज मैं भी CHSL में सिलेक्टेड रहता। इसी एक क्वेश्चन की वजह से मेरे दोस्त मेरे CHSL 2019 में 0.75 मार्क्स से मेरिट से बाहर हो गया। 200 में से 170 नंबर लाने के बावजूद CHSL में 0.75 मार्क्स से मेरिट से बाहर हो गए। यही एक क्वेश्चन था, नहीं बना। इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में बनाया जाता है, लेकिन पहला स्टेप तो हम बना दिए, लेकिन दूसरा स्टेप का वो जो फॉर्मूला था ना, वो भूल गए थे। देखो बोल रहा है एक व्यक्ति के को चीनी पर 10% की छूट मिली, जिसके फलस्वरूप उसने 225 रुपये में 25 kg अधिक चीनी खरीदा। छूट के बाद और छूट के पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे भाई यहाँ पूछ रहा है असल में चीनी का नया दाम और पुराना दाम क्या है, यही ना। छूट के बाद क्या होता है, नया दाम चीनी का होगा, छूट के पहले चीनी का पुराना दाम होगा। तो सबसे पहले आपको नया दाम निकालना पड़ेगा चीनी का, तभी होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से है ना, आप देखे होंगे ऐसा पैटर्न पर आता है क्वेश्चन कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि या कमी की गई है, तो इतना रुपया में इतना किलो अधिक या कम खरीदता है। तो पहले चीनी का बढ़ा हुआ दाम, वस्तु का बढ़ा हुआ दाम या घटा हुआ दाम या पुराना दाम या नया दाम पूछता है, तो लिख लेना। इस पर एक हम पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, ठीक ना। तो लिखना, जल्दी जल्दी लिखना मेरे दोस्त। यदि किसी वस्तु का मूल्य x% से बढ़ता या घटता हो, जल्दी लिखना, यदि किसी वस्तु का मूल्य x% से बढ़ता या घटता हो, तो एक व्यक्ति A रुपया में, तो एक व्यक्ति A रुपया में पहले से y kg वस्तु कम या अधिक खरीद पाता है। तो अब लिख लेना एक नंबर देख के, वस्तु का नया दाम छूट के बाद वही ना होता, या फिर घटा दाम या फिर बढ़ा दाम, तीनों एक ही चीज़ होता है। वस्तु का नया दाम या घटा हुआ दाम या बढ़ा हुआ दाम, बराबर लिखना इसका फॉर्मूला A गुने x बटे 100 गुने y। यहाँ तक हमको पता था, लेकिन जो है पुराना दाम निकालने का तरीका ही भूल गए। लिख लेना पुराना दाम, दूसरा नंबर देके, पुराना दाम बराबर लिखना नया दाम गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस एक्स कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस माइनस एक्स, वस्तु का दाम जो है मूल्य x% से बढ़ता है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, घटता है तो माइनस का साइन करें। यहाँ घट रहा है, छूट दे रहा है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, ठीक है ना। ये पता था फॉर्मूला हमको, दोनों स्टेप पता है, लेकिन अभी हम लैंग्वेज के लिखाने के पर्पज से हम इस चीज़ को देखें, ठीक है ना। चलो, ताकि बढ़िया से लिख लें आप। अब देखो हम क्या बताएं, एक वस्तु का मूल्य x% से बढ़ता है या घटता हो, सीधी सी बात, आपको छूट के बाद दाम निकालना, तो नया दाम, ठीक है ना। चीनी का नया दाम मैं लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये बार बार पूछता है, इसीलिए लिखवाएं। चीनी का नया दाम बराबर क्या हो जाता है, A गुने x बटे क्या लिखा है, 100 गुने y, यही तो लिखाए थे ना, 100 गुने y। अब देखो A यहाँ पर क्या हो ले, A रुपया में, A रुपया था ना, A रुपया, तो यहाँ कितना A की जगह कितना रुपया, 225, A की जगह जो है वो आपका 225 हो जाएगा, गुने x की जगह क्या है, x कितना है, बढ़ता है, x% से बढ़ता है या घटता है, तो बस वही लिख देना, जितना बढ़ेगा या घटेगा वही चीज़ लिख देना है। तो 10% घट रहा है तो 10 से लिख देंगे, इसमें प्लस माइनस यहाँ नहीं करेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बटे जहाँ प्लस माइनस यूज करना था हम लिखवा दिए दूसरा फार्मूला में ना, बटे 100 प्लस माइनस एक्स। अब देखो 100 कर दिए, 100 तो है, बट गुने y कितना था, y का मान कितना किलो वस्तु कम या अधिक खरीद पाता है, तो कितना किलोग्राम वस्तु कम या अधिक खरीद पाता है, तो 25 किलो अधिक चीनी खरीदता है, तो y की जगह 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इस y की जगह 25 और ये x की जगह 10।
अब इसको काटो जरा, देखो 25 9 2 25, 10 दह के 100। अब देखो क्या आएगा, 9/10 आ रहा। 9/10 क्या आएगा, चीनी का नया दाम, मतलब रुपया है तो रुपया में आएगा, रुपया था ना तो रुपया में आएगा। लेकिन ऑप्शन क्या दिया है मेरे भाई, पैसा में दिया हुआ। पहले छूट के बाद दाम पूछ रहा है, यानी नया दाम पहले पूछ रहा है, तो नया दाम पहले वाला ऑप्शन में होगा। तो इसको हम पैसा में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे ना, तो 10 कट जाएगा मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा, 90 पैसा आ जाएगा। ठीक है ना, 90 पैसा। अब देखो कोई ऑप्शन है 90 पैसा, तो 90 पैसा एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये भी मार्कर टिक चले जाओगे टिक करके। और मेरा सलाह है कि ऑप्शन मिला लेना, एक मिल रहा है तो मार्कर निकल जाना फॉर, ठीक है ना, नहीं तो ऑप्शन मिलेगा तो फिर दूसरा हम चेक करें। अब वस्तु का पुराना दाम, यानी चीनी का पुराना दाम का फॉर्मूला बताए थे, चीनी का पुराना दाम, यही पूछा था हमसे, नहीं बना तो यही हाल होता है। देखते हो एक क्वेश्चन बड़ा जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अब क्या हम बताए थे, इसका फॉर्मूला नया दाम गुने, नया दाम गुने क्या बताए थे, 100। हाँ, 100/100 प्लस माइनस x बताए थे। अब नया दाम कितना निकाले हो, नया दाम कितना निकाले हो मेरे दोस्त, 90 पैसा निकाले हो। 90 पैसा नहीं बल्कि हमको रुपया में लाना है, तो हमको क्या करेंगे, 9/10 रुपया ही रहने देंगे, है कि नहीं, गुने 100 बटे में लिख देते हैं 100 प्लस माइनस एक्स। 100 यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बोलिएगा भैया घट रहा, छूट दे मिली है तो मतलब घट रहा, तो 100 में से 10 घटा देंगे, मतलब 90 घटा हो जाएगा। ठीक है ना, 100 में से 10 घटेगा तो 90। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 खत्म, 9 9 खत्म हो गया ना, तो कितना आ रहा है, एक ही तो आ रहा ना, 1 रुपया आ रहा। तो देखो चीनी का पुराना दाम कितना आया, छूट से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य, यानी पुराना दाम मतलब पूछ रहा तो 1 रुपया रहा ना, यहाँ हो गया ना, खत्म कहानी। मजा आया मेरे भाई, ये क्वेश्चन रट लेना ये क्वेश्चन, ये पैटर्न फॉर्मूला दे रहे हैं, ठीक है ना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना और लिख लेना। अब देखिए एक और सवाल है, बोल रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 6 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचता है, किंतु 7 से विभाजित करने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचता है, ना पूरा पूरा कट जाता है 7 से डिवाइड करते हैं। तो जब भी ऐसा मेरे भाई सवाल आए रिमाइंडर थ्योरम या डिविजिबिलिटी का, तो आपको क्या करना है, कोई इसमें नियम कानून याद नहीं रखना। बहुत लोग बताएंगे आपको ये रख लो, लॉजिक याद भी वो रख लो, उस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मैं अपने बता दूंगा। लेकिन जितना हो सके कम से कम फॉर्मूले ट्रिक्स याद रखो, जितना संभव हो सके माइंड से हम उसको या ऑप्शन के माध्यम से करेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो ऑप्शन पर सीधे चले जाना। बोल रहा इन सभी से डिवाइड करते हैं तो एक शेषफल बचता है, देखो सभी से करो डिवाइड, एक शेषफल बचता है। तो ये बिल्कुल 2 से, ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल बचना चाहिए, ये तो 2 से कट जा रहा है, ये खत्म, ऑप्शन एलिमिनेट। ये भी देखो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये तो पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन बोल रहा है एक शेषफल बचना चाहिए, तो ये एक शेषफल बच सकता है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब 3 से डिवाइड करो मेरे भाई, तो भी एक शेषफल बचना चाहिए, तो 3 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट रहा है, एक शेषफल बोल रहा है लेकिन बचाना है, तो ये भी खत्म हो गया, ये तो पूरा पूरा 3 से डिवाइड ही हो रहा है। जैसे 2 से ये दोनों ऑप्शन हुआ था ना, उसी तरीके से ये 3 से हो रहा है, तो हम कहाँ इसको करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, 2 से डिवाइड करिएगा एक शेषफल बचेगा, 3 से डिवाइड करिएगा तो एक शेषफल बचेगा, 4 से डिवाइड करिएगा तो भी एक शेषफल बचेगा, 5 से डिवाइड करिएगा तो भी, 6 से करिएगा तो भी एक शेषफल बचेगा, लेकिन 7 से डिवाइड करिए पूरा पूरा कट जाता है, मतलब शेषफल 0 बचता है। देखो 7 28 2 1 21 आ रहा है, 7 21 पूरे पूरे कट रहा, तो बस ऐसे करके निकल जाना, जल्दी बनेगा। देखिए एक और सवाल है टाइम एंड वर्क का, एकदम पहले सवाल जैसा है। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा, देखिए हम नहीं बनाएंगे। बोल रहा है जया और हेमा एक अपार्टमेंट की सफाई 30 दिन में कर सकती है, इसी कार्य को हेमा और सुषमा 40 दिन में कर सकती है, जबकि जया और सुषमा को इसी कार्य को पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। यदि ये तीनों साथ मिलकर अपार्टमेंट की सफाई करें तो कितना दिन लेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले जो है वो लिख दो, तो क्या है, पहले जया है उसके बाद फिर हेमा है, ये दोनों मिलकर कितना दिन में साफ करता है अपार्टमेंट को, तो 30 दिन में, तो 30 दिन लिख दिए बस। उसके बाद इसी कार्य को हेमा और सुषमा मिलकर करती है, तो अब ये हेमा और सुषमा मिल गई है, तो इसी अपार्टमेंट को साफ करने में उसको 40 दिन का समय लगता है। उसके बाद अब बोल रहा है जबकि जया और सुषमा को इसी काम को पूरा करने में, यानी इसी अपार्टमेंट को साफ करने में कितना दिन का समय लगता है, तो 60 दिन का समय लगता है, लिख दिए बस।
अब बोल रहा है ये तीनों साथ मिलकर करता है तो कितना दिन लगता है, यानी जया प्लस हेमा प्लस सुषमा तीनों मिलकर काम को करता है तो कितना दिन लगेगा ये आपको बताना है, ठीक ना, कितना दिन लगेगा। अब देखो सबसे पहले हम क्या बोले, जो भी दिन दिया हो पहले इसका एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम होता है मेरे दोस्त वो हम मान लेते हैं टोटल वर्क है, ठीक है, वर्क डन, टोटल कुल काम। तो इन तीनों का एलसीएम लोगे तो 120 आ जाएगा। अब 120 मान लेंगे टोटल काम करना है, तो देखो 120 काम करना है, जया और हेमा मिलकर 30 दिन लगाती है काम करने में, और 120 काम है तो कितना की इफिशियंसी से करेगा, तो बोलिएगा 4 की इफिशियंसी से, पहला क्वेश्चन बता दिए हैं। अब देखो हेमा और सुषमा का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका जया और सुषमा का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ जया हेमा और सुषमा का इफिशियंसी हम निकालेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जया 2 जगह शामिल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हेमा भी 2 जगह शामिल है, सुषमा भी 2 जगह शामिल है, यानी 2 और जया हो जाएगा प्लस हेमा हो जाएगा प्लस सुषमा का इफिशियंसी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। किसका इफिशियंसी, तो जया और हेमा प्लस सुषमा ये तीनों का नहीं बल्कि इसका 2 बार है ना, 2 बार काउंट हो रहा, तो 2 × 2 जया का, 2 सुषमा का, 2 बार इसका आपका हेमा का जुड़ा है ना, तो इन तीनों का इफिशियंसी 9 आ गया। तो जया का प्लस हेमा का प्लस सुषमा इन तीनों का इफिशियंसी 9/2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा ना। अब देखो 9/2 आ जाएगा मेरे दोस्त। अब इफिशियंसी इन तीनों का मिला के 9/2 है, काम करना कितना बोल रहा है, ये तीनों मिलकर अपार्टमेंट कितने दिन में सफाई कर देंगे, तो टोटल कितना करना है सफाई, 120 काम करना है, तो 120 काम करना है मेरे दोस्त। अब तीनों मिलकर बोल रहा है, तो तीनों मिलकर कौन कौन, जया हेमा और सुषमा, तो कितना की इफिशियंसी से करेगा तीनों मिलकर, 9/2 की इफिशियंसी कैसे करेगा, 9/2, तो 9/2 का मतलब 2 ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस अब देखो ये काटेंगे, 3 तिया 9, 40 तिया 120 आएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 80/3 आ जाएगा। तो 80/3 को तोड़ोगे 26 सही 2/3 दिन लग जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 26 सही 2/3 किसको लग रहा, ये तीनों को मिल रहा लग रहा काम करने में, एक साथ जब काम करता है इकट्ठा होकर तीनों बहन जया हेमा और सुषमा, कितना की इफिशियंसी, 9/2 की इफिशियंसी मतलब 4.5 की इफिशियंसी से। तो यहाँ ये बात समझ आया, 2 × जया प्लस हेमा प्लस सुषमा कैसे लिखें, तो 2 बार जुट रहा, हेमा भी जो 2 बार, सुषमा भी, ठीक है ना, तो इस तरीके से कर दिए। समझ में आया, तो इस तरीके से करना है आपको। चलो देखिए मेरे भाई एक और सवाल है, और ये एनटीपीसी का फेवरेट सवाल है, इसको हो सके तो बढ़िया से एक बार देख लेना, इसका जो बताएंगे तरीका उसको माइंड में सेट कर लेना। बोल रहा निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण यानी वेरिएंस निकालें, और ये आंकड़ा आपके सामने दे दिया है 5 6 7 9 12 15। तो प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा, यानी एवरेज, माध्य वही होता है एवरेज, मीन जिसको बोलते हैं। चलो देखो माध्य सबसे पहले हम निकाल लेंगे, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बनाने निकालने का, तो सब जितना नंबर है उसको पहले हम ऐड कर देंगे, 5 + 6 + 7 + 9 + 12 + 15 अपॉन बटे में कितना से डिवाइड कर देंगे जितना नंबर है, तो नंबर कितना है 6 है। तो अब देखो हम इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 7 18 9 27 27 39 39 15 54, 54/6 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 आ गया ये माध्य। अब ध्यान रख लेना जो माध्य आएगा ना मेरे भाई उसको क्या करना, सभी नंबर से घटा के स्क्वायर कर देना। जैसे क्या करना है, 9 - 5 = 4 आया तो 4 के स्क्वायर कर देना बराबर 16 लिख देना, ठीक। उसी तरीके से 9 आया, 9 - 5 से घटाएं और उस अवधि 6 से घटाएंगे बराबर 3 आया, 3 के स्क्वायर कर देंगे बराबर 9। फिर 9 माध्य आया, 9 से ही घटाएंगे कितना में, 7 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 से का स्क्वायर कर देंगे बराबर 4। उसके बाद फिर 9 माइनस कितना करेंगे आपको, 9 माइनस आपका हो जाएगा 7 हो गया, 9 - 9, ठीक है, 9 - 9, एक मिनट, 9 - 9 बराबर कितना आएगा, 0 के स्क्वायर कर देंगे तो 0 आ जाएगा। समझ में आया। अब फिर 9 घटाएंगे किस में मेरे दोस्त,
12 में घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, +9 आएगा, -3 का स्क्वायर है। फिर 9 - 15 कर देंगे बराबर -6 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर 36 आ जाएगा। अब ये टोटल को हम जोड़ देंगे, बस टोटल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सभी को जोड़िएगा मेरे दोस्त, सभी जोड़िए, सभी को जोड़िए, सभी को जोड़िए, सभी को जोड़िए, सभी को जोड़िए। तो देखिए 16 9 25 4 29 29 9 38 38 36 कितना हो जाएगा, 74 आ जाएगा। अब टोटल जोड़ेंगे 74 और उसके बाद कितना आया टोटल संख्या मेरे दोस्त, 74 टोटल संख्या कितना है, 2 2 4 6, 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 37/3 आ जाएगा। यही आपका प्रसरण निकल गया 37/3, बस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया, फिर से बता देते हैं, जब भी आंकड़ा दे दिया जाएगा, कुछ डाटा दिया जाएगा और उससे पूछेगा प्रसरण इनवेरियंस निकालें, प्रसरण ही देगा हिंदी में, तो आपको पहले माध्य निकाल लेना। माध्य आ गया और माध्य में जो भी नंबर आएगा माध्य निकालने के बाद उसको सभी नंबर में घटा देना, ठीक है ना। इसको इससे घटाइए, इसको इससे घटाइए और उसके बाद घटाने के बाद स्क्वायर तो ही करना है ना, तो फर्क नहीं पड़ता है माइनस रहे या प्लस, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा रिजल्टेंट। तो 9 - 5 कर दीजिए, 5 - 9, लेकिन हमेशा 9 में से घटाना है, ठीक है ना, 9 सभी में शामिल रखना है। तो 9 - 5 किए, फिर उसका स्क्वायर कर दिए, फिर 9 - 6 फिर उसका स्क्वायर कर दिए, फिर 9 - 7 फिर उसका स्क्वायर कर दिए, 9 - 9, इसी तरीके से जो भी नंबर आएगा उन सभी को जोड़ के फिर टोटल नंबर कितना है, डाटा दिया 6 है तो 6 से डिवाइड कर दें, वही इसका प्रसरण आएगा। ठीक, देखिए एक और सवाल है, बहुत ही सिंपल है, बोल रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए अभी तक हम कराएं जितना भी क्वेश्चन, कोई भी टफ नहीं था, कोई भी नहीं था, सब सिंपल सवाल था। एक अभी थोड़ा देर पहले वेरिएंस का प्रसरण का क्वेश्चन बताया, उसमें ध्यान रखने वाला था, बाकी एक बताए थे वो चीनी वाला है ना, तो कोई ऐसा है नहीं कि बहुत ही एडवांस लेवल का पूछता है, इसीलिए बोलते हैं हलवा हलवा सवाल पूछता है, एनटीपीसी का कोई औकात नहीं है मैथ का, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, बार बार चिल्लाते हैं भाई। अब बोल रहा हुआ संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है, तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे वो संख्या जो है वो x है, ठीक है ना। अब बोल रहे हो यही संख्या आपको ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करना है जिसका 4/5 भाग, तो इसका 4/5 भाग, इसका x का 4/5 भाग जो है उसके 3/4 भाग से, यानी x के 3/4 भाग से, x का 3/4 भाग से 4 अधिक है, यानी इसका 4/5 जो भाग है ना, इसी के 3/4 भाग से ये जो है 4 अधिक है, ये 4 अधिक है इससे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 अधिक ऐड कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें 4 घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो है इससे 4 अधिक है तो हम इसमें ऐड कर देंगे 4 तब बराबर हो जाएगा, बोले हाँ बराबर हो गया, या इसमें 4 घटा देंगे तो भी बराबर हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4x/5, ये इधर कर दो, -3x/4 हो जाएगा ना, बराबर 4 है उधर तो 4 रहने देते, समझ में आया, 3x/4 माइनस इधर कर दिए तो उधर से लाएँ इधर। अब एलसीएम ले लो, देखो 4 चौके 16 में से 15 गया, 4 चौके 16, एक्स में से 15 एक्स गया, कितना बचेगा, 1 एक्स बचेगा, मतलब एक्स बचेगा बटे ये 20 हो जाएगा, इसका वही हो जाएगा 5 का 20, है ना। एलसीएम लिए भाई, देखो ना बराबर 4 आ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 80 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स का मान ही पूछ रहा हुआ संख्या क्या है, एक्स बराबर 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खत्म कहानी। साथियों देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और लास्ट में आप लोग से बताते हैं कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को वो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे भाई। यदि आपको पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आया तो, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है ना लाइक करने की ना फिर सब्सक्राइब करने की, ठीक है ना। यदि आपको लग रहा है मेरा मेहनत जो है आपके लिए कारगर साबित होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तभी आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए स्टडी ग्रुप में, ठीक है ना। चलो उसके बाद जो भी फीडबैक होगा आप ज़रूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए बोल रहा है एक मीनार के आधार से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर 200√3 ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते हो ना तो सबसे पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, और ये टॉपिक जो है ना मेरे भाई फिगर पर आधारित है, यदि फिगर आप बना लिए
तो आप इसका 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वहीं, बाकी 10% कैलकुलेशन जो कि आपके हाथों में है। और तभी फिगर अच्छी तरीके से आप ड्रॉ कर पाइएगा जब बढ़िया से उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िएगा, उसको बढ़िया से समझिएगा। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाइए, बन जाएगा। बोल रहा है 1 मीनार के आधार से 200 मीटर की दूरी पर, तो एक मीनार है, मान लेते हैं ये मीनार है, देखो चल नहीं रहा, मान लेते हैं एक मीनार है ये, इससे 200 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, इससे 200 मीटर स्थित क्या है, एक बिंदु से देखे जाने पर, अब देखो 200 मीटर स्थित दूर एक बिंदु से यहाँ से देखे जाने पर मीनार 200√3 ऊंची मीनार के शीर्ष, तो 200√3 ऊंची मीनार है, तो 200√3 ऊंची मीनार बना दिए, है ना मीनार। शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, जो देखे जाने पर है ना, यहाँ दर्शक है, कोई बच्चा है, ये देख रहा है यहाँ से इसके मीनार के शीर्ष का, तो ये बोल रहा है उन्नयन कोण यहाँ से क्या होगा, ये एंगल थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। आप यहाँ से देखो, यहाँ मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपका डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री तो होता ही है। अब देखो ये निकालना है, मान लेते हैं थीटा निकालना है, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो सामने वाला ये हो जाएगा, नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, टेन थीटा बराबर या टेन सी बराबर लंब बटे आधार, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी सी। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम सीधे कर देते 60 डिग्री। तो देखो, तो 200√3 बटे 200 हो जाएगा ना, तो 200 खत्म, √3 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर आ रहा मेरे दोस्त √3, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा, सीधी सी बात, टेन 60 डिग्री का मान ही तो √3 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा मेरे भाई। आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन बताएं सभी के सभी क्लियर हो गया होगा, और कोई बड़ा चीज़ था नहीं, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। बोले ना हलवा हलवा सवाल है, इसकी कोई औकात नहीं है एनटीपीसी रेलवे एग्जाम की मैथ करके या रीजनिंग भी, कुछ भी है नहीं, जो भी है जीके जीएस करंट अफेयर पूछता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।